हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। मेरा नाम है पवन सर। मैं पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद है अभी तक आपने ऐप्स को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपको फ्री यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये सारा चीज़ आपको अगर आपको चाहिए, एक फुल कंटेंट आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें सब्सक्रिप्शन लेकर के और बेहतरीन अंदाज में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। और जब देखेंगे उसके बाद आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, अभी कोई चैप्टर इनिशिएट नहीं हुआ है। ये मेरा 3rd लेक्चर होने वाला है और आज इस लेक्चर में क्लास 12th में यूज होने वाले जितने भी बेसिक टर्म है जिसके बिना आप उसका कंटेंट नहीं समझ पाइएगा, उस चीज को आज हम आपको बताने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे टर्म है, तो याद होगा पिछले क्लास का जो लेक्चर था उसको वहीं से फिर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता जिसको कि इंग्लिश में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, पहले चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा बॉन्ड जो आबंध बनता है इस पर विचार होगा। तो आप जानते होइएगा, कम से कम इतना तो आपको पता ही होगा कि दो परमाणु के बीच में जो बंधन बनता है कैसे बनता है। तो एक सहसंयोजक बंधन नाम का एक चीज होता है, ठीक है। हम बॉन्डिंग का भी जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जब वीडियो होगा, उसमें ये चीज़ हम आपको जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बस एक छोटा सा लाइन का काम है कि जो दो परमाणु के बीच में जो आबंध बनता है, उन आबंध में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, साझा होता है। दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक आबंध बना लेते हैं। यानी कि आपको समझना होगा कि एक आबंध में क्या होता है, एक आबंध में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो दोनों परमाणु हैं, दोनों परमाणु सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या परिभाषित होता है कि किसी भी बंध में जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, जो इलेक्ट्रॉन साझा किया गया है, जो परमाणु अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खींचने का जो ये गुण है, प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो चलिए इसको पहले हम परिभाषित करते हैं कि किसी सहसंयोजी बंध में जो साझा इलेक्ट्रॉन हुआ, साझा इलेक्ट्रॉन होता है, उसे अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण से इसको थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई परमाणु ए है और एक परमाणु बी है। माना कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहते हैं, दोनों के बीच में एक आबंध बनाना ये चाहते हैं। तो क्या होता है,
ए बी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बी ए का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इस तरह से ए और बी के बीच में क्या होता है, एक आबंध बन जाता है इस तरह से, और इसी आबंध में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। इस आबंध में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के तरफ सबसे ज्यादा अग्रसर होंगे जो ज्यादा खींचता है। मान के चलिए कि बी जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ये ऐसा मान लेते हैं। बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा झुके हुए होंगे। तो हम कहेंगे कि बी का अधिक ऋणात्मकता है, अधिक क्या है, ऋणात्मकता है, और ए जो है ये कम विद्युत ऋणात्मक है। ए क्या है, कम विद्युत ऋणात्मक हुआ, और बी क्या हो गया, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो गया। यानी कि एक ऐसा आबंध जिसके इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ खींचने का प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, उसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता का गुण सबसे अधिक होता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण यहां पर हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादातर फ्लोरीन के तरफ पाए जाते हैं। ज्यादातर किसके तरफ पाए जाते हैं, फ्लोरीन के तरफ पाए जाते हैं, जिससे फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है कि ज्यादा है। ठीक है, जिससे फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या कहा जाता है कि ज्यादा है। मतलब ये फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कम विद्युत ऋणात्मक होगा। फ्लोरीन होगा ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, है ना, और हाइड्रोजन जो होगा ये होगा कम विद्युत ऋणात्मक। तो इस तरह से हम विद्युत ऋणात्मकता को समझते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण है, जब हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, किसी, या फिर ऐसे लिखते हैं, जब आवर्त सारणी में, जब आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आवर्त सारणी में परमाणुओं का जो एक व्यवस्था क्रम है, सजाया गया है, उसमें आप अगर बाईं से दाईं की ओर अगर चलेंगे तो बाएं वाले जो तत्व हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता कम होते हैं, और दाईं ओर जो तत्व हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता अधिक होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यदि आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं,
ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। ऊपर वाले का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो उसका विद्युत ऋणात्मकता है वो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उसे हम कैसे समझते हैं और किसी आवर्त सारणी में यह किस तरह से बढ़ता है या घटता है, इस चीज को लेकर हमने इसमें चर्चा किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ ट्रिक है याद रखने का, ठीक है, याद रखने का ट्रिक, ये बहुत काम का है। सबका नहीं, जितना का जरूरत है उसका हम बता रहे हैं। फोन, क्लब, सीस, पीएच, मेटल, है ना। कैसे याद रखेंगे इसको? FON से याद रखिएगा फोन, CLBR से याद रखिएगा क्लब, CIS से याद रखिएगा सीस, और P को P याद रखना है, H को H याद रखना है, और मेटल को मेटल याद रखना है। ये घटते हुए क्रम में विद्युत ऋणात्मकता का ये एक ऑर्डर है, एक क्रम है, इसको याद रखिएगा। और पूरे केमिस्ट्री में लगभग सभी जगह आपको ये चीज आपको मिलेगा, ठीक है, सब जगह आपको ये मिलता है, इसका काम आपको पड़ता है। तब ना पता चलेगा कि कौन ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन, कौन कम खींचता है। उस हिसाब से आप बॉन्डिंग को क्या करेंगे, जो बंधन हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमको ये चीज इस्तेमाल होता है। तो बेसिक के लिए इतना का ही जरूरत है। अब इसमें एक चीज हम डिफाइन करते हैं, आयनीकरण विभव। आयनीकरण विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनीकरण ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा या आयनीकरण विभव एक ही बात होता है। यह क्या होता है, किसी गैसीय मुक्त अवस्था परमाणु से बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा या आयनिक विभव कहते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसी गैसीय मुक्त अवस्था के परमाणु से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनीकरण विभव कहा जाता है। आयनीकरण विभव कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आवर्त सारणी के जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो टर्म हैं विद्युत ऋणात्मकता, उसको आप जरूर याद रखिएगा। और थोड़ा सा आयनीकरण विभव को याद रखना है। परमाणु संरचना में क्वांटम संख्या, जिससे कि आप कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की जानकारी पाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिख पाते हैं, इसका जानकारी आपको होना अनिवार्य है। और पहला जो बताए थे मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताए थे, उसमें परमाणु द्रव्यमान, सूत्रभार, ये कैसे निकाला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक और ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है कि जो पूरे केमिस्ट्री को चलाता है, यानी इसके बिना पूरे केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती है, और वो है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो चलिए उस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें हमको थोड़ा ज्यादा बात बताना होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रखता है इसमें। तो आइए, रासायनिक बंधन के कुछ मूल अवधारणाएं। रासायनिक बंधन के मूल अवधारणाएं, क्या बेसिक अवधारणाएं हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, रासायनिक बंधन के कुछ मुख्य अवधारणाएं पर बात होगी। इसमें हम एक्चुअली में सीखते क्या है, ये जानना जरूरी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, कहां इसका इस्तेमाल होता है। तो आप अक्सर सुनते होइएगा बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, आबंध आबंध आबंध। ये कहां होता है, सब जगह है। अगर आप इस चैप्टर को अगर कभी पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि इस प्रकृति में कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इस प्रकृति में कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आबंधित होता है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, वो क्यों आबंध बना के रहता है, वो यूं ही मुक्त क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर जो आपको मिलेगा, इसका सबसे बड़ा उत्तर है अपने अस्थाई को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने अस्थायित्व को बरकरार रखने के लिए वो किसी के साथ आबंध बनाता है। अब ये आबंध कैसे बनाता है, तो मेन चर्चा इसी चीज पर है कि आबंध कैसे बनाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आबंध कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं जानने का जरूरत नहीं है, बता दिए, याद रखिएगा। लेकिन कैसे बनते हैं इसको थोड़ा सा गौर से देखना होगा। जैसे यहीं से आता है बंधन के प्रकार, बंधन के प्रकार। और आपको बताते चलें कई प्रकार के बंधन पाए गए हैं। पहला आयनिक बंधन, आयनिक या वैद्युत संयोजक, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन। दूसरा
सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। तीसरा, उप सहसंयोजक बंधन। चौथा, धात्विक बंधन। पांचवा, हाइड्रोजन बंधन। तो मेनली यही जो कॉन्सेप्ट आगे जो जरूरत पड़ता है उसमें से यही कुछ होगा। उप सहसंयोजक यौगिक का तो एक चैप्टर ही आपको दिया हुआ है क्लास 12 में, ठीक है। जब हम आएंगे वहां पर तो उसको चर्चा करेंगे। अब आयनिक और वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, धात्विक बंधन और हाइड्रोजन बंधन, ये बंधन कैसे बनते हैं उसी के ये सब प्रकार है। थोड़ा थोड़ा बात हम सभी में डिस्कस करते जाएंगे। आइए सबको डिस्कस करें। बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, जो मेन मेन काम है सिर्फ हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आयनिक बंध आयनों के बीच में बनता है ना। आयनिक बंध धनायन एवं ऋणायन के आकर्षण के कारण होते हैं। आकर्षण के कारण बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो Na+ और Cl-, इनके बीच में इस तरह से ये आकर्षण हो रहे हैं। सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में आकर्षण हो रहे हैं, इसलिए आयनिक बंध बनाते हैं। उसी तरह से सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन ये कैसे बनते हैं? दो परमाणुओं के बीच आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से यह बंध बनता है। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से यह आबंध निर्मित होता है ना। तो इस चीज को आपको नोट करना है, दिमाग में नोट करना है, ताकि आगे बात को समझ पाए। बाकी चीजों को बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। फिलहाल बहुत ज्यादा उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, एक हाइड्रोजन बंधन की जरूरत खूब पड़ता है, हाइड्रोजन बंधन। तो आइए उसको भी हम यहां चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन कैसे बनता है? ये एक प्रकार का आकर्षण बल है, ठीक है। जब कोई हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से
पहले से ही ससंयोजक बंध बना रखे होते हैं। एक हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध बना रहे होते हैं और फिर इसके नजदीक में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दूसरा वाला अगर इसके नजदीक आता है तो ये एक आकर्षण करता है, उसी आकर्षण का नाम हाइड्रोजन बंध है। इसको थोड़ा सा लिखना होगा कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु ससंयोजक बंध फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं तथा दूसरा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसके नजदीक आते हैं, इसके नजदीक आते हैं तो वहां एक आकर्षण होता है जिसे ध्रुवीय आकर्षण कहते हैं। ध्रुवीय आकर्षण कहते हैं जो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको फोन याद रखना है। क्या याद रखना है? फोन, है ना? क्या याद रखिएगा? फोन याद रखना है। और इस फोन से कोई हाइड्रोजन परमाणु ससंयोजक आबंध बनाता है और फिर ये हाइड्रोजन किसी दूसरे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब आकर्षण करता है तो हम इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध, है ना? मतलब उदाहरण से आपको हम समझाते हैं, अभी तुरंत समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सहसंयोजक बंध बनता है, फिर इसके बगल में हम दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर इसके बगल में हम दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी अभी आपको विद्युत ऋणात्मकता का ज्ञान दिए थे विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान योद्धा चल रहा है तो यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें होंगी। हम लोग कोई ज्यादा उछल कूद करेंगे नहीं, कोई नाच गाना शेरो शायरी नहीं होगा, नहीं आता है हम लोग को। हम लोग मेन यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है तभी आपके लिए चैनल बेहतर होगा। मनोरंजन के लिए यह चैनल बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आपका मनोरंजन नहीं कर पाएंगे चैनल पर आकर के। तो हम लोग का काम सिर्फ पढ़ाना है। टीचर का क्या मतलब है? मनोरंजन कराना नहीं, ठीक है? बस कॉन्सेप्ट आप सीखने आए हैं, सीखिए। मनोरंजन के और भी बहुत सारे साधन, यही ही क्यों, है ना? तो बता दिए हैं। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? अधिक होता है। तो
इसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिससे फ्लोरीन पर थोड़ा माइनस और हाइड्रोजन पर थोड़ा प्लस लिखने का ये तरीका है। डेल्टा माइनस थोड़ा माइनस और डेल्टा प्लस थोड़ा प्लस। यहां भी सभी पर यही पैटर्न लागू होंगे। अब होता क्या है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। ये माइनस और ये प्लस के बीच में आकर्षण। फ्लोरीन पर थोड़ा माइनस, H पर थोड़ा प्लस, और दोनों अलग अलग है तो दोनों के बीच में आकर्षण है। यहां भी क्या हो जाएगा, आकर्षण। और इसी आकर्षण का नाम हम क्या बताए हैं आपको, हाइड्रोजन बंध बताए। ठीक है, यह आबंध H2O NH3 एवं अल्कोहल में देखा जा सकता है, एवं अल्कोहल में देखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का बंध आपको जल हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, उन सभी में आपको ये देखा जा सकेगा। हाइड्रोजन बंध आप दिखा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन आबंध का अगर कभी भी कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ा, याद रखिएगा, फोन होना चाहिए वहां पर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए वहां पर, है ना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, नए तरीके का बंधन कैसे बनता है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेन हम लोग इसमें सीखेंगे बंध कैसे बनता है। अंदर का बात अब हम लोग जानने वाले हैं। संयोजी आबंध सिद्धांत। ठीक है, अलग अलग नाम भी लोग इसको बोलते हैं। संयोजी आबंध सिद्धांत। बंध कैसे बनते हैं ये कहते हैं, कक्षक की जानकारी आपको हो चुका है। अब देखिएगा कि पिछला लेक्चर जितना भी बना है वो सारे लेक्चर्स का जरूरत अब इसको समझने के लिए आपको हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट है पहला, दो कक्षक जिसमें क्या आपको पता है एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो से ज्यादा नहीं। किसी तरह का कक्षक हो, S P D F, कक्षक कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होगा। लेकिन उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। तो 2 कक्षक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन। अब ये अतिव्यापन क्या है, इंग्लिश में इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। अतिव्यापन करते हैं जिससे आबंध बनता है। जिससे क्या होता है, आबंध बनता है।
दो कक्षक आपस में क्या करते हैं, अति व्यापन, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अति व्यापन मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मर्ज हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते, उसी को अति व्यापन कहते हैं, जिससे आबंध बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होना चाहिए, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन का दिशा, और जो छूटा है वो इधर जरूर बता दिया जाएगा, जैसे कि उसका आकार नहीं बता पाए थे हम, एस का आकार क्या है, पी का आकार क्या है, डी का आकार क्या है, यहां बता देंगे आपको, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन का दिशा विपरीत होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा एक और बात ध्यान रखना है कि खाली कक्षक या पूर्ण भरा हुआ कक्षक कभी अति व्यापन नहीं करते हैं, याद रखना है। रिक्त या पूर्ण भरा हुआ कक्षक कभी अति व्यापन नहीं करता है, कभी भी अति व्यापन नहीं करता है, ठीक है। अब आइए दो कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अति व्यापन करते हैं, जिससे आबंध बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का दिशा विपरीत होने चाहिए। रिक्त या पूर्ण भरा हुआ कक्षक कभी भी अति व्यापन नहीं करता है। यह संयोजी आबंध का सिद्धांत है, ठीक है। यहां पर नोट में जो परमाणु संरचना में कुछ चीजें छूट गई हैं उनको यहां पर हम चर्चा करते हैं। एस कक्षक का आकार, एस कक्षक का आकार कैसा होता है? एस्फेरिकल होता है। कैसा होता है? एस्फेरिकल होता है, इस तरह से, ठीक है। गोलाकार क्या होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। उसी तरह से पी कक्षक डमरू के आकार का होता है, डमरू के आकार होता है। इसको भी बना दें। ये देखिए, ये एस है और ये पी है। तो एस का आकार कैसा? गोलाकार। और पी का आकार कैसा? डमरू के आकार का होता है। अब आते हैं डी का आकार। डी का जो आकार होगा वो डबल डमरू या एक फूल के पत्ती जैसा होता है, फूल के पत्ती जैसा होगा। आइए इसको बनाते हैं।
ये हो गया एक डमरू और ये हो गया दूसरा डमरू, है ना। ये डमरू सिंगल पी, और अगर डबल डमरू रहेगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो वहां जो छूट गया था यहां पर हम इसका चर्चा कर लिए। एस गोलाकार, पी डमरू के आकार, डी डबल डमरू के आकार का, है ना। अब देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा उदाहरण के तरफ आपको ले चलते हैं। ये बनता हुआ देखना है कि एस एस अति व्यापन, या फिर जो सहसंयोजक बंध है वो दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा सह संयोजक के प्रकार, सहसंयोजक के प्रकार। तो आपको बता दें कि ये दो तरह का होगा, ठीक है। सहसंयोजक क्या होगा, दो तरह का होगा। एक होगा सिग्मा, सिग्मा बंध, और एक होगा पाई बंध। सिग्मा बंध और पाई बंध। सिग्मा को इस तरह से लिखते हैं और पाई को इस तरह से लिखते हैं। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सिग्मा बंध तब बनता है जब अतिव्यापन, जब अतिव्यापन आमने सामने होता है। जब अतिव्यापन क्या होता है, आमने सामने होता है। और इसमें लिखेंगे कि जब अतिव्यापन साइड या बगल से होता है, साइड से होता है, ठीक है। जब अतिव्यापन आमने सामने होगा तो सिग्मा आबंध, और जब साइड से होगा, बगल से होगा, तो उसको बोलेंगे पाई आबंध। इसमें एक और चीज याद रखना है, सिग्मा बंध बहुत मजबूत होता है, ठीक है। यह बंध बहुत मजबूत होता है। यह बंध क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए कम क्रियाशील होता है। तो यह कम क्रियाशील होता है ना। जबकि यह क्या होता है, यह बंध बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। यह बंध क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, इसलिए अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए यह अधिक क्रियाशील होता है। तो सहसंयोजक दो प्रकार के, सिग्मा और पाई, जब आमने सामने होगा
तो सिग्मा साइड से होगा तो पाई। सिग्मा बहुत मजबूत होता है, क्रियाशील कम होगा, जबकि पाई आबंध क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए क्रियाशील अधिक होता है। रिएक्शन में ज्यादातर यही भाग लेते हैं। अब आपको उदाहरण से बताते हैं आबंध किस तरह से बनते हैं। एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, जैसे एक एस ये है और एक एस ये है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, दोनों जो होना चाहिए अपोजिट, विपरीत दिशा में होना चाहिए। फिर जा करके दोनों इस कॉमन एरिया में आ जाते हैं और ये सिग्मा आबंध बनाते हैं। सिग्मा आबंध, और इसी को कहते हैं एस एस अतिव्यापन। क्या हो गया, एस एस अतिव्यापन। दूसरा एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन। ये हो गया एस एस अतिव्यापन और ये हो गया एसपी अतिव्यापन। इसमें क्या करना है, एक एस लेना है और दूसरा पी लेना है, फिर दोनों मिल करके और ये इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें फिर एक रहेगा, दोनों उल्टा रहेगा। ध्यान दीजिए, दोनों क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। और तब ये यहां पर दोनों मिल करके कौन सा आबंध बनाया, सिग्मा, सिग्मा आबंध बना, है ना। सामने सामने टक्कर हो रहा है ना, इस तरह से। अब आते हैं पीपी अतिव्यापन। पीपी आमने सामने अतिव्यापन, आमने सामने अतिव्यापन। पीपी आमने सामने अतिव्यापन। इसमें लिख देते हैं कि यह सिग्मा आबंध बनाता है ना। क्या बनाता है, सिग्मा आबंध ये बनाता है। आइए इसको और ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर लेता है ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों विपरीत दिशा में होगा और यहां आकर के दोनों कॉमन एरिया में आ जाएगा। तो ये बन गया सिग्मा आबंध, ये बन गया सिग्मा आबंध। पीपी आमने सामने अतिव्यापन, ठीक है। उसी तरह से चौथा है पीपी, पीपी साइड अतिव्यापन। पीपी साइड अतिव्यापन, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब साइड से अतिव्यापन होता है
तो वो क्या बनाता है? पाई बनाता है। चलिए, तो ये साइड अतिव्यापन अभी पढ़े हम लोग कि साइड से जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड से ओवरलैपिंग होता है, आप इसे पार्श्व अतिव्यापन भी कह सकते हैं। या तो साइड अतिव्यापन लिखे या आप लिख सकते हैं पार्श्व अतिव्यापन। सीधा लिखेंगे इसमें कि यह पाई आबंध बनाता है। क्या बनाता है? यह पाई आबंध बनाता है। क्लियर है? ये पाई आबंध बनाता है, मतलब तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ अतिव्यापन हुआ और थोड़ा सा अतिव्यापन यहाँ पर हुआ, और ऐसे दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बंध बना, ये क्या बना? पाई आबंध बना है। ठीक है, तो हमने आपको समझाया अतिव्यापन के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो संयोजी आबंध सिद्धांत है, उसमें यह पता चला है कि बंध बनता कैसे है। कक्षक के द्वारा बंध बनता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाकर के क्या होता है? बंध बनता है। अब इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा उदाहरण लेके हम समझते हैं कि ये सब बनता कैसे है। उदाहरण अब देखिएगा, पीछे के लेक्चर जो हम बताए हैं उसका उपयोग यहां पर होने वाला है। HF का अतिव्यापन दिखाएं, अतिव्यापन प्रदर्शित करें। HF का अतिव्यापन प्रदर्शित करें। कैसे करें? सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें दो परमाणु हैं, एक है H और एक क्या है? F। H का परमाणु संख्या 1 और F का 9, 1s1, और ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5। करना क्या होता है इसमें? पता लगाना है कि कौन ऐसा कक्षक है, कौन ऐसा कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में हम देख पा रहे हैं कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए 1s में, 2s में, और बताए थे 2p में कितने बॉक्स बनते हैं? 3 बॉक्स बनते हैं। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड्स रूल पॉली याद है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, बाद में इस तरह से भरते हैं। तो आप देखिए कि यहां पर एक s कक्षक और यहां पर एक p कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो हाइड्रोजन के s कक्षक है ना, हाइड्रोजन के s कक्षक और फ्लोरीन के p कक्षक, दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है।
यहां से हमको पता चल रहा है। तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर लेंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है, और ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर ये हो गया S और ये हो गया P, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, sp अतिव्यापन। और कौन सा आबंध बनेगा, तो सिग्मा आबंध, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो आबंध है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा आबंध। तो पहले बॉन्ड बनाना हम आपको सिखाए हैं, आबंध बनता कैसे है इस पर आज चर्चा रहा है। इसी तरह से हम लोग किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं के बीच जो आबंध है वो कैसे बनता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसी का एक अपवाद आपको बताते हैं कि ये इतना सा चीज सारे अणुओं में काम नहीं करता है। जैसे अगर हम उदाहरण CH4 अणु का लेते हैं, तो कार्बन जो 4 आबंध बनाते हैं 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, उसको दर्शाना है। तो कार्बन 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन 1s1। अब आप देखें ये पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, 2p में 2 में इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 2p है और यहां पर एक s है ना, यहां पर 2p है और एक s है। अब ये कैसे अतिव्यापन करेगा, तो 2p बनाते हैं, एक pa और एक pa, ठीक है, और ये s हो गया, ये s हो गया, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर अतिव्यापन कर लिया। लेकिन कार्बन हमेशा 4 आबंध ही बनाते हैं, कार्बन हमेशा 4 आबंध ही बनाते हैं। याद रहे कार्बन हमेशा 4 आबंध ही बनाते हैं, लेकिन यहां 2 ही आबंध बन पा रहा है। लेकिन यहां पर 2 आबंध ही बन रहे हैं। अतः संयोजी आबंध सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। तो संयोजी आबंध सिद्धांत सभी जगह काम नहीं करता है, और जब ये काम नहीं करता है तब जाकर के एक ये नया टॉपिक का जन्म देता है, नया टॉपिक निकल करके आता है जिसको कहते हैं संकरण। संकरण आया ही इसीलिए था कि जहां पर संयोजी आबंध का सिद्धांत काम करना बंद कर दे, तब जाके वहां पर संकरण का कॉन्सेप्ट जो है, एक विचारधारा वहां पर हमको लगाना है। तो आज के लेक्चर में यहीं पर इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो आज हमने कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, सभी को अच्छे से देखिएगा। ये पूरा नहीं है, बस जितना का जरूरत है उतना ही आपको बताए हैं। पूरा के लिए 11th का फुल कोर्स जो होता है उसका इंतजार करना होगा। उसमें आपको हर एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस
बताया जाएगा। तो 12th क्लास को ठीक से पढ़ने के लिए हम लोग एक बेसिक लेक्चर्स का ये आयोजन किए हुए हैं और धीरे धीरे ये टॉपिक अब ख़त्म भी हो रहा है। बेसिक लेक्चर जो है बहुत जल्द एंड हो जाएगा और हम लोग मेन कोर्स का शुरुआत करेंगे। इससे पहले जितना जल्द हो सके आपके पास ये ऐप अवेलेबल होना चाहिए विथ सब्सक्रिप्शन, ताकि जो सिलेबस शुरू हो तो शुरू से ही आपको हर एक कॉन्सेप्ट पहुंचाते रहें। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में।